तो आज हम लोग देखेंगे स्पेशल केसेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्पेशल केस, जैसे एक केस हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन और इधर है स्लिट्स। मान लो दो स्लिट है, कौन कौन सा, S1 S2। पहला केस देखते हैं, केस 1। पहला केस बताए थे ना कौन सा, जब पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप को किसी लिक्विड मीडियम में डुबा दिया जाएगा, इमर्स कर दिया जाएगा। तो उस केस में फ्रिंज पैटर्न में या फिर मैक्सिमम मिनिमा के पोजीशन में क्या चेंज आएगा। तो पहला केस है कि जब पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को किसी लिक्विड मीडियम में इमर्स कर दिया जाए, व्हेन होल एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज immersed in a liquid medium। जब पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक लिक्विड मीडियम में डुबा दिया जाए तो उस केस में क्या चेंज आएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड कितना है, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड मीडियम है, दिया हुआ है म्यू। तो फिर क्या क्या चेंज आ सकता है। पहला, इस तरह का क्वेश्चन पूछा सकता है कि जब पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लिक्विड मीडियम में इमर्स कर देंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन में क्या चेंज आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन में क्या चेंज आएगा, फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आएगा, नंबर ऑफ फ्रिंज कितना स्क्रीन पे बनेगा उसमें क्या चेंज आएगा। ये सब में क्या क्या चेंज हो सकता है अगर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहले क्या था, पहले मीडियम कौन सा था, एयर था। और उसमें हम लोग कैलकुलेट किए थे कि एयर में फ्रिंज विड्थ कितना आया था। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद है, ये है डिस्टेंस स्लिट्स के बीच में कितना, स्मॉल डी। स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी। और जो लाइट यूज किया जा रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। तो फ्रिंज विड्थ एयर मीडियम में आ रहा था कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि पूरे सेटअप को इमर्स कर दिया जाए लिक्विड मीडियम में, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप को किसी लिक्विड मीडियम में डुबा दिया जाए तो फिर सेंट्रल मैक्सिमा के पोजीशन में क्या चेंज आएगा। पहले तो देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा का जो पोजीशन है, पहले जब पानी नहीं था तो यहाँ पर था, ठीक है, सेंटर पे था। अब सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन क्या वहीं पर बनेगा कि ऊपर या नीचे शिफ्ट करेगा, फ्रिंज विड्थ क्या वही रहेगा। सारे चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। कोई भी अगर हम लोग इंटरफेरेंस का क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या कैलकुलेट करना सीखना चाहिए, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स पहले देखते हैं कि अगर S1 से लाइट पहुंचता है O पर, S1 से लाइट पहुंचता है O पर, तो S1 का लाइट अगर पहुंचता है पॉइंट O पर और S2 से लाइट पहुंचता है O पर, दोनों मिलेगा तो दोनों का डेल्टा एक्स कितना होगा। तो पहले देखते हैं एट पोजीशन
एट पोजीशन ओ, एट पॉइंट पॉइंट ओ पर देख लो। पॉइंट ओ पर क्या होगा, जब लाइट रेज मिलेगा S1 से और S2 से O पर, फ्रॉम S1 एंड S2 मीट एट पॉइंट O, डेल्टा एक्स कितना होगा, S2O माइनस S1O। ठीक है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। S2O माइनस S1 दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया, 0। O पॉइंट पर दोनों का डिस्टेंस, दोनों लाइट पहुंचेगा तो डिस्टेंस सेम चलकर पहुंचेगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोगों को जो डिस्टेंस लेना है वो किस मीडियम वाला डिस्टेंस लेना है, एयर में लेना है। अगर हम कंडीशन लगाते हैं मैक्सिमम होने के लिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलने के लिए कंडीशन क्या था, डेल्टा एक्स बराबर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, दो लाइट मिलकर के मैक्सिमम इंटेंसिटी कहीं पर देगा तो वहां पर जब दोनों मिलेगा तो डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। तो देखो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो किस मीडियम का है, वेवलेंथ है एयर में, ये डिस्टेंस भी किस में लेंगे, एयर में। अगर ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं किसी मीडियम में तो हमको यहाँ लैम्डा भी क्या लेना होगा, उसी मीडियम में लेना होगा, दोनों को सेम मीडियम में रखना है। अगर तुम वेवलेंथ ले रहे हो एयर का तो डेल्टा एक्स भी किस में लेना होगा, एयर में। या अगर डेल्टा एक्स ले रहे हो मीडियम में तो लैम्डा भी उस मीडियम में कितना होगा, क्योंकि मीडियम पर डिपेंड करता है वेवलेंथ। अगर किसी लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है एयर में तो किसी मीडियम में क्या हो जाता है, लैम्डा बाई म्यू हो जाता है। ठीक है, एयर में किसी लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है तो किसी मीडियम में हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू। एयर में स्पीड है c तो किसी मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगा, c बाई म्यू। यहाँ पर हम लोग, यहाँ तो ठीक है डिस्टेंस दोनों बराबर है तो कोई भी डिस्टेंस ले लो, मीडियम में लिए हैं डिस्टेंस दोनों बराबर है। या एयर में कन्वर्ट करके भी देख लो, एयर में भी कन्वर्ट करके देख लो, एयर में कन्वर्ट करके देखे तो अगर किसी मीडियम में चला गया है कोई डिस्टेंस x, मान लो कि कोई मीडियम है, ये मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिवनेस कितना है, म्यू है, इसमें कोई लाइट अगर चलता है ट्रेवल करता है डिस्टेंस x किसी मीडियम में तो इस डिस्टेंस के बराबर एयर में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, q इंटू एक्स। यानी कि किसी मीडियम में डिस्टेंस x लाइट के लिए एयर में डिस्टेंस म्यू एक्स के बराबर है। यानी कि कोई लाइट रे एयर में ट्रेवल करेगा जितना समय में म्यू एक्स तो उतना देर में ट्रेवल करेगा इसमें x। इस डिस्टेंस का नाम क्या था, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस। देखो जो दिखाई दे रहा है वो ज्योमेट्रिकल, और उस ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस के इक्विवेलेंट एयर में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकल डिस्टेंस, ऑप्टिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ है x तो ऑप्टिकल लेंथ कितना हो गया, म्यू एक्स। वहाँ देखो मीडियम में चला है S1 से O तक, ये ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है S1 से O, अगर हम उसको ऑप्टिकल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू S2 से O तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा एयर में, म्यू इंटू S2O। और S1 से O तक का डिस्टेंस एयर में कितना हो जाएगा, म्यू इंटू S1O। यहाँ से भी देख सकते हैं दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, 0। यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमम के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। पानी भरो, चाहे पानी भरने के पहले, लिक्विड में इमर्स करने के पहले, चाहे एयर में रखने के पहले, दोनों केस में सेंट्रल मैक्सिमम का पोजीशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स 0 है, तो डेल्टा एक्स ऐसे भी निकाल सकते थे, डेल्टा एक्स बराबर, ये भी कर सकते थे। दोनों से आंसर क्या आ रहा है, 0, दोनों से आंसर आ रहा है 0, तो सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन रहेगा अनचेंज्ड। इसलिए देयर विल बी सेंट्रल मैक्सिमा एट पॉइंट O, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा रिमेन्स अनचेंज्ड।
बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा रिमेन्स अनचेंज्ड। पानी भर भी देंगे तो भी सेंट्रल मैक्सिमा वही बनेगा। पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा रिमेन अनचेंज्ड। तो अब इसको देखते हैं, पोजीशन ऑफ अदर मैक्सिमा के साथ में क्या चेंज होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालना होगा, डेल्टा एक्स निकालना होगा। तो अब देखते हैं पोजीशन ऑफ अदर मैक्सिमा। मान लेते हैं कि यहाँ से लाइट रे स्क्रीन पे मिलता है पॉइंट पी पर, S1 से लाइट स्क्रीन पे पहुँचता है पॉइंट पी पर, और S2 से लाइट पहुँचता है स्क्रीन के पॉइंट पी पर। तो दोनों यहाँ पर मिलेगा, इंटरफेरेंस होगा। और P का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, का डिस्टेंस है यहाँ से y मान लिए। तो अब किसी पॉइंट P पर डेल्टा एक्स कैसे कितना होगा, तो एट एनी पॉइंट P ऑन द स्क्रीन डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखेंगे, S2 से P चला, S2 से P माइनस S1 से P, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीडियम में है। इस डिस्टेंस को पहले हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, एयर में, तब हम लेंगे वेवलेंथ एयर वाला, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को S2P नहीं लिख करके क्या लिखना चाहिए, म्यू इंटू S2P, ठीक है। म्यू मीडियम में चला, S2P डिस्टेंस, तो बराबर उसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस एयर में कितना हो गया, म्यू इंटू S2P। S1P चला है मीडियम में, तो उसके जगह पर एयर में कितना हो गया, म्यू इंटू S1P। S2P डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डिस्टेंस। तो हम लोग को लेना है ऑप्टिकल डिस्टेंस, तो वेवलेंथ लेंगे एयर वाला। ये हो गया डेल्टा एक्स का वैल्यू, म्यू इंटू S2P माइनस म्यू इंटू S1P। तो म्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, S2P माइनस S1P। याद करो कि S2P माइनस S1P लगभग में आया था कितना, d साइन थीटा, और म्यू d, और साइन थीटा बराबर टेन थीटा करने पर टेन थीटा क्या होता था, y बाई कैपिटल D तो पहले से है। तो म्यू इंटू DY बाई कैपिटल D, ये हो गया डेल्टा एक्स। और अगर P पॉइंट पर मैक्सिमम होना है, देख लो डेल्टा एक्स में कितना टाइम्स हो गया, म्यू टाइम्स हो गया, सारा लेंथ म्यू टाइम्स हो गया। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कि मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा टू बी एट पॉइंट P, मैक्सिमा होने के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n लैम्डा, ठीक है। और डेल्टा एक्स अगर लिए हैं एयर मीडियम का, तो वेवलेंथ भी किस में लेना होगा, एयर मीडियम का। एयर में हम निकाले हैं डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना गया है, म्यू इंटू DY बाई कैपिटल D बराबर n इंटू लैम्डा लाइट का लेना है एयर वाला। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y बराबर कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d, और साथ में यहाँ पर क्या लगा है, म्यू, और यहाँ पर क्या है, n। यहाँ से देख सकते हैं y का वैल्यू में पहले y क्या आया था, देख लो। पहले अगर एयर रहता तो म्यू नहीं रहता, यहाँ पर केवल म्यू से नीचे क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। सब कुछ क्या हुआ है, d, और लैम्डा के जगह पर क्या कह सकते हैं, लैम्डा बाई म्यू हो गया, बाकी सब कुछ वही ना रहा।
डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, यही ना था वाई का वैल्यू, इंटू एन, एन रहेगा एन इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और नीचे में एक म्यू आ गया, ये वाई आ गया, वाई बराबर इतना। अब एन का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई कितना हो जाएगा 0। तो वहाँ पर कौन सा था सेंट्रल मैक्सिमा, एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई कितना हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी, यहाँ पर म्यू। एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 लग जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 लग जाएगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा का पोजीशन एन का वैल्यू पुट करके निकाला जा सकता है। अब एन का वैल्यू पुट कर लो और देखो कि वाई का वैल्यू क्या आया, क्या मैक्सिमा का पोजीशन चेंज हुआ, अब कम ही दूरी पर मैक्सिमा मिल जाएगा। तो इसमें चेक कर सकते हैं, एन का वैल्यू चेक करना है, पुट करना है एन बराबर एन इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और यहाँ पर नीचे में एक्स्ट्रा क्या आ गया म्यू। यहाँ पर कौन सा मैक्सिमा, यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा, इस तरह से एन बराबर पुट कर देंगे 2, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी बाई म्यू। ये कौन सा मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा, एन इक्वल्स टू 3, तो वाई इक्वल्स टू 3 कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, साथ में यहाँ एक्स्ट्रा क्या लग गया नीचे में म्यू। यहाँ पर कौन सा थर्ड मैक्सिमा, इसी तरह से मिनिमा, ये सब का ही पोजीशन बता सकते हैं। अब देखो फ्रिंज विड्थ निकाल के देख लो कितना आ गया फ्रिंज विड्थ, यहाँ से बता सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ मतलब दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देख लो क्या आ गया है कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और साथ में नीचे में क्या आ गया है म्यू आ गया। पहले फ्रिंज विड्थ कितना आया था, पहले फ्रिंज विड्थ आया था कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये था फॉर्मूला किसमें एयर में, एयर में था। जब एयर मीडियम था तो फ्रिंज विड्थ आया था इतना। एयर के जगह पर अगर मान लो कि कोई लिक्विड भर दिया गया वाटर, तो वाटर मीडियम में लैम्डा कितना हो जाएगा लैम्डा में म्यू हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट याद रख सकते हो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये लैम्डा किस में ले रहे हैं एयर मीडियम में। जब पानी में चले जाएंगे तो पानी में लैम्डा कितना हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा के जगह पर क्या हो जाएगा उस मीडियम का लैम्डा ले लो, डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे याद रख सकते थे। यहाँ पर हम लोग क्या किए सबको एयर में कन्वर्ट किए हैं तो वेवलेंथ लिए हैं एयर वाला, नहीं तो शुरू में ही क्या कर देते हैं कि सब कुछ पानी वाला लिए हैं तो वेवलेंथ को भी किसमें बदल दें पानी में बदल दें, मीडियम बदल दें। तो देख सकते हैं कि पहले फ्रिंज विड्थ आया था डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, अब हो गया डी लैम्डा बाई स्मॉल डी बाई म्यू। तो पहले फ्रिंज विड्थ अगर डब्लू था तो अब कितना हो जाएगा डब्लू बाई म्यू हो जाएगा। देख सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ है वहीं पर है। फर्स्ट मैक्सिमा पहले से किधर बना है नीचे बना है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ क्या हो गया है छोटा हो गया है। जैसे स्क्रीन पे जब मीडियम एयर था तो फ्रिंज विड्थ सब फ्रिंज इतने इतने गैप पर था, अब उसमें पानी अचानक भर देंगे तो क्या होगा सब फ्रिंज ऐसा लगेगा कि नज़दीक नज़दीक हो गया, पूरा फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाएगा लगेगा जैसे कि छोटा हो गया सिकुड़ गया। when whole experimental setup of YDSE is immersed in a liquid medium
then which can be true? पहला, position of central maxima remains same. पहला ऑप्शन, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वहीं रहेगा जहां पर पहले था। होल फ्रिंज पैटर्न on the screen shifts downwards. Fringe width decreases. Number of fringes decreases on the screen. कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? ABC. पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा देख ही चुके हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड, एक तो सही हो गया। बी, होल फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स। डी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज, नंबर ऑफ फ्रिंजेज क्या होगा स्क्रीन पे, सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा? जैसे एक दीवार है, दीवार पे तुमको फ्रिंज बनाना है, तो इतना इतना गैप का फ्रिंज बना रहे हो तो 5 फ्रिंज बना, गैप हटा दें तो फ्रिंज क्या हो जाएगा? बढ़ न जाएगा? तो स्क्रीन पे स्क्रीन इतना लंबा है, मान लो यहाँ पर यह है सिचुएशन कि स्क्रीन इतना लंबा है, अभी यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। अब फ्रिंज विड्थ घट जाएगा तो इसी स्क्रीन पर क्या होगा, ये तो वहीं रहेगा, लेकिन ये वाला कहाँ चल जाएगा? नीचे आ जाएगा, ये वाला और नीचे, ये वाला और नीचे, अभी और जगह बचा और फ्रिंज बनेगा, तो फ्रिंज विड्थ छोटा होगा तो नंबर ऑफ फ्रिंज क्या होगा स्क्रीन पे? बड़ा बढ़ जाएगा। ये भी तो क्या है, सही है। फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज, ये भी क्या है, सही है। अब एक बचा बी, ऊपर वाला नीचे आएगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो वही बना और पहला मैक्सिमा जो था वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो ये भी जो नीचे वाला मैक्सिमा है, लोअर मैक्सिमा, वो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इधर से फ्रिंज क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, और इधर से फ्रिंज क्या है, ऊपर जा रहा है। मतलब सारा फ्रिंज पैटर्न किधर शिफ्ट हो रहा है? टुवार्ड्स सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये गलत हो गया। यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा कि होल फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स टुवार्ड्स सेंट्रल मैक्सिमा। होल फ्रिंज पैटर्न shifts towards central maxima। ये स्टेटमेंट रहता तो ये क्या होता, सही होता। ऊपर का फ्रिंज, क्योंकि अपर मैक्सिमा किधर आ रहा है, छोटा हो गया फ्रिंज विड्थ, तो ये थोड़ा सा पहले ही बन जाएगा, तो फ्रिंज पैटर्न क्या हो रहा है, पहले ही बन जा रहा है। तो पूरा फ्रिंज पैटर्न हम क्या बोल सकते हैं, इसकी तरफ आ गया। इधर से जो फ्रिंज पैटर्न ये भी थोड़ा सा यहाँ नहीं बन के थोड़ा ऊपर बनेगा, ये भी थोड़ा ऊपर बनेगा, तो पूरा फ्रिंज पैटर्न क्या हो रहा है, इस सेंट्रल मैक्सिमा की ओर शिफ्ट कर रहा है। तो पूरा का पूरा जो फ्रिंज है स्क्रीन पे, फ्रिंज पैटर्न श्रिंक कर जाएगा,
इस पे जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा जो बन रहा है, वो अभी ज़्यादा गैप पर बन रहा है, और जब इसको पानी में डालेंगे तो गैप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि होल फ्रिंज पैटर्न क्या हो रहा है, श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। ये भी रहता अगर, तो ये भी सही होता कि होल फ्रिंज पैटर्न श्रिंक्स, ये भी सही हो जाता। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह का पूछा सकता है। फ्रिंज विड्थ एयर में क्या है, W है, इन मीडियम एयर और वैक्यूम में फ्रिंज विड्थ W बराबर कितना है, 0.5 मिलीमीटर, और इन ए लिक्विड मीडियम फ्रिंज विड्थ हो जाएगा W डैश कितना, W बाई म्यू हो जाएगा, और ये कितना है 0.4 मिलीमीटर। W का वैल्यू कितना है 0.5 मिलीमीटर बाई म्यू बराबर 0.4 मिलीमीटर बराबर 5/4। अब देखते हैं दूसरा स्पेशल केस, कि अगर किसी एक स्लिट के सामने या दोनों के सामने एक ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या चेंज होगा। तो अगर किसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये एक स्लिट को कवर कर दिए ग्लास स्लैब से, तो फ्रिंज पैटर्न में क्या चेंज आएगा। अगर मान लो कि एक ग्लास स्लैब यहाँ पर रख दिया गया स्लिट S1 के सामने, अपर स्लिट को कवर कर दिए S1, और ये स्लिट है S2। अपर स्लिट के सामने एक ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है D, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, इसको रखा गया। तो ऐसा करने पर फ्रिंज पैटर्न में क्या चेंज आएगा। तो पहला केस देखते हैं, व्हेन ए ग्लास स्लैब is kept front of upper स्लिट, अपर स्लिट के सामने एक ग्लास स्लैब रख दिए। तो अब ऐसा करने पर क्या क्या चेंज हो सकता है, ऑप्शन पूछा दिया जा सकता है कि सेंट्रल मैक्सिमा के पोजीशन में क्या चेंज आएगा, उसके नंबर में क्या चेंज आएगा, नंबर ऑफ फ्रिंज बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा, फ्रिंज पैटर्न में क्या शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, वहीं रहेगा कि सब ऊपर या नीचे या सेंट्रल मैक्सिमा की ओर शिफ्ट। सारा क्वेश्चन उसी तरह का जैसा कि पहले वाला में था। तो अब सोचो, अपर स्लिट को कवर किए हैं ग्लास स्लैब से, और लोअर स्लिट क्या है, अनकवर्ड है। लाइट यहाँ से चल करके स्क्रीन पे पहुँचेगा और ये यहाँ से पहुँचेगा। सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा, जब हम लोग डेल्टा एक्स निकालेंगे, दोनों से लाइट स्क्रीन पर मिलता है पॉइंट P पर, तो उसका डेल्टा एक्स ना होगा। ये अगर निकालना सीख गए तो फिर कैलकुलेशन करके सब कुछ बता सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ जाएगा।
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात है कि ग्लास स्लैब रखने से क्या डिफरेंस आने वाला है? ग्लास स्लैब रखने से ये जो डिस्टेंस चल रहा है किस में चल रहा है? ग्लास स्लैब में। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो किस में चला है? ग्लास में। तो इतना डिस्टेंस जो ग्लास में चला उसके बराबर डिस्टेंस एयर में जो होगा वो क्या हो जाएगा? इससे ज़्यादा हो जाएगा। ये डिस्टेंस मान लो कि थिकनेस के बराबर चला, थिकनेस टी है, थिकनेस टी है और म्यू इसका दिया हुआ है। ये थिकनेस टी के बराबर चलता है अगर ग्लास में, अगर मान लो कि ग्लास में चलता है इस थिकनेस के बराबर, तो इसके बराबर एयर में कितना चलेगा? म्यू इंटू टी चलेगा। बाकी सब तो डिस्टेंस एयर में है। यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से क्या है? एयर में। और इधर से भी सारे डिस्टेंस किस में लेना होगा? एयर में। तो हम लोग डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? वही सीखना है कि डेल्टा एक्स कितना होगा जब पॉइंट पी पर मिलेगा। तो डेल्टा एक्स निकाल के देख लो, डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स देख लो। एक लाइट रे यहाँ से S1 से चल के पहुँचा पॉइंट पी पर, और दूसरा लाइट रे यहाँ से चल के पहुँचा पॉइंट पी पर। सेंट्रल मैक्सिमा का तो बिना कोई कैलकुलेशन किए हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ से O पर अगर पहुँचता है लाइट और S1 से O तक पहुँचता है और S2 से O तक पहुँचता है, तो दोनों में कौन डिस्टेंस ज़्यादा है? S1 वाला, क्योंकि उसमें से कुछ ग्लास में भी चल चुका है। ज्योमेट्रिकली दोनों डिस्टेंस बराबर है, लेकिन जो डिस्टेंस ग्लास में चला वो एयर में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। मतलब S1 से O तक ज़्यादा चला गया, यानी कि डेल्टा एक्स जीरो ऊपर नहीं होगा। तो डेल्टा एक्स जीरो कहाँ होगा? S1 से जो लाइट होगा उसको थोड़ा कम चलना होगा और S2 वाले थोड़ा सा ज़्यादा चलना होगा। मतलब कि कुछ ऊपर ही ऐसा हो सकता है। तो सेंट्रल मैक्स कहाँ बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा। पहले निकाले थे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जब लाइट रे मिलेगा पॉइंट पी पर, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या कैसे लिखेंगे? पहला लाइट चला है S2 से पी डिस्टेंस एयर में, तो ये तो पूरा का पूरा ठीक है, कोई गलती इसमें नहीं है। माइनस दूसरा का डिस्टेंस कितना है? S1 से P तक चला, S1 से P तक चला, लेकिन इसमें से कुछ चला है ग्लास में। ये इसका थिकनेस कितना है? T है। तो पहले हम एयर का डिस्टेंस ले लेंगे। तो एयर में जो डिस्टेंस चला वो देख लो। एयर में जो डिस्टेंस चला उसमें ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो S1P में से थिकनेस को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। ये हो गया S2P माइनस S1 S1P जो लिखे थे इसमें चेंज करना पड़ेगा। S1P माइनस क्या करेंगे? P। जैसे ये तो है थिन फिल्म है ना, थिन ग्लास स्लैब है, तो डिस्टेंस थोड़ा सा ऐसे चला तो उसको T के बराबर ले लिए। जो इसमें चला है लाइट उसका डिस्टेंस कितना लिए? T के बराबर। तो S1 से P तक माइनस T, इतना एयर में चला, और T जो ग्लास में छूट गया उसके बराबर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? U इंटू टी हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। देख लो ध्यान से। S2 से डायरेक्ट चला एयर में इतना, S1 से P तक चला है एयर में, लेकिन ग्लास स्लैब वाला जो डिस्टेंस है एयर में नहीं चला है, तो उसको माइनस किए। S1P में से ग्लास स्लैब का थिकनेस माइनस किए, और ग्लास स्लैब में जो चला उसके बराबर डिस्टेंस कितना हो जाएगा एयर में? कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस एयर में कितना हो गया S1 से P तक का? S1P माइनस टी प्लस म्यू टी। देख लो डेल्टा एक्स कितना आ गया? डेल्टा एक्स आ गया S माइनस S1P, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये हो जाएगा। और S2P माइनस S1P ज्योमेट्री से निकाले थे वो किसके बराबर आया था? डी वाई बाई कैपिटल डी, और माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आ गया। अब मान लो कि सेंट्रल मैक्सिमा, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या पुट करेंगे? और 0 पुट करेंगे। फर्स्ट मैक्सिमा डेल्टा एक्स क्या पुट करेंगे? लैम्डा पुट करेंगे। सेकेंड मैक्सिमा डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 लैम्डा। nth मैक्सिमा डेल्टा एक्स बराबर एल लैम्डा, तो डायरेक्ट वही कर लेते हैं। 4 nth
nth मैक्सिमा डेल्टा x बराबर n लैम्डा। n का वैल्यू क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3 और डेल्टा x आया कितना है? dy/कैपिटल D माइनस q माइनस 1 इन बराबर n लैम्डा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? dy/कैपिटल D बराबर n लैम्डा प्लस q माइनस 1 इन, तो y इक्वल्स टू कैपिटल D बाई स्मॉल d n लैम्डा प्लस कैपिटल D बाई स्मॉल d q माइनस 1 इन d। ये आ गया y का वैल्यू। अब यहाँ से चेक कर लो कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, सेकेंड मैक्सिमा कहाँ बन रहा है। यहाँ से देख सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन n बराबर 0 पुट करेंगे, n बराबर 0 तो y कितना आ जाएगा? y डी एन लेमडा बाई डी तो कट गया, n 0 पुट करने पे बाकी क्या बचा? d बाई स्मॉल d टू q माइनस 1 इंटू डी। पहले y 0 आता था, अब ये पॉजिटिव आ गया, तो सेंट्रल मैक्सिमा अब 0 पे नहीं बन के यहाँ बन गया, मतलब ऊपर चला गया इतना डिस्टेंस से। ये पोजीशन किसका? सेंट्रल मैक्सिमा। और n बराबर 1 कर दो, n बराबर 1 करेंगे, y कितना हो गया? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी प्लस ये डिस्टेंस डी बाई स्मॉल डी क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये रहेगा सब में। n बराबर 2 कर देंगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2d लैम्डा बाई स्मॉल डी प्लस ये तो सब में कॉमन है, कांस्टेंट टर्म है ना ये, q माइनस 1 इंटू। इस तरह से आगे बता सकते हैं। तो फ्रिंज विड्थ कितना हो गया? फ्रिंज विड्थ पहले तो वही चेक कर लो, फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ यहाँ से देख सकते हैं क्या होगा। ये वाला टर्म है जो सब में एक्स्ट्रा जुट गया, बस यही बात हुआ है। जो 0 था उसमें भी ये जुटा, सब में ये इतना से बढ़ गया, तो पूरा का पूरा फ्रिंज फ्रिंज पैटर्न में ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? ऐड हो जा रहा है। देख लो, n बराबर 0 पे y पहले 0 था, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर था, लेकिन अब यहाँ से ऊपर बन गया इतना डिस्टेंस। n बराबर 1 पे y बराबर इतना था, लेकिन उसमें फिर ये भी जुट गया, मतलब इतना से ये भी, तो सारा का सारा फ्रिंज पैटर्न क्या हो रहा है? इतना डिस्टेंस से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया। फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, तुम देख लो माइनस करके। ये टर्म दोनों में क्या है? कॉमन है सब में, सब बढ़ा है इतना से। इसमें से y में से इस y को घटा दो, दो फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस में से इसके डिस्टेंस को माइनस करती है, दोनों तो कॉमन कट गया। फ्रिंज विड्थ क्या रहा? सेम रहा। फ्रिंज विड्थ w वही रह जाएगा कैपिटल D, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या बचेगा? कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। तो फ्रिंज विड्थ रहेगा अनचेंज्ड। तो बोल सकते हैं कि इस केस में फ्रिंज विड्थ रहेगा अनचेंज्ड। remains unchanged. when रिजल्ट को याद रख सकते हैं, when upper slit is covered with glass slab, then whole fringe pattern
shifts upward by distance, कितना डिस्टेंस से शिफ्ट कर गया? कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस 1 इंटू कितना डिस्टेंस शिफ्ट कर जाएगा, इंक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा सहित सर ना, पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न, होल फ्रिंज पैटर्न, पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा ऊपर। अपर वाले को कवर करेंगे तब, ठीक है। अगर अपर स्लिट को कवर किए, इसको कवर किए, पूरा फ्रिंज पैटर्न जो बन रहा था वो पूरा फ्रिंज पैटर्न इधर शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की ओर। सेंट्रल मैक्सिमा जो यहाँ बन रहा था वो इतना डिस्टेंस कुछ ऊपर चला जाएगा, इतना डिस्टेंस से ऊपर चला जाएगा। फर्स्ट मैक्सिमा भी उतना डिस्टेंस से ऊपर चल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न ही क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। फ्रिंज विड्थ रहेगा अनचेंज्ड, देयर विल बी नो चेंज, नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। नंबर ऑफ फ्रिंज में कोई चेंज होगा स्क्रीन पे? फ्रिंज विड्थ तो वही रह गया, तो स्क्रीन पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लो पहले 50 मैक्सिमा बन रहा था, अभी भी मैक्सिमा मिनिमा सब मिला करके जो फ्रिंज का नंबर है वो सेम ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं कि लोअर स्लिट को कवर करते केवल, तो पूरा फ्रिंज पैटर्न किधर शिफ्ट होता है, नीचे। कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, तो समझ लो। अब मान लो कि दोनों को कवर कर दिए, दोनों को कवर कर दिए, तो क्या होने वाला है, इस रिजल्ट को याद कर लो। कितना डिस्टेंस से पूरा फ्रिंज पैटर्न ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया, अगर ऊपर वाले स्लिट को कवर किए, जिसको कवर करेंगे फ्रिंज पैटर्न उसी की तरफ शिफ्ट होगा। नीचे वाले कवर करते तो नीचे की तरफ शिफ्ट होता, और कितना डिस्टेंस से शिफ्ट होता, डी बाई स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब देखो, अब मान लो कि दोनों स्लिट को कवर कर दिए, दोनों स्लिट को कवर कर दिए, इसको भी, इसका म्यू, इसका थिकनेस, इसका म्यू है म्यू 1 और थिकनेस है T1, और दूसरा इसका म्यू है म्यू 2 और थिकनेस है T2। म्यू है म्यू 2 और थिकनेस है T2, म्यू 2 थिकनेस T2। तो देखो दोनों स्लिट अपना अपना काम करेगा। ऊपर वाला क्या करेगा, फ्रिंज पैटर्न को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा, कितने से, क्या था, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू म्यू 1 माइनस 1 T1, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। और दूसरा स्लिट कवर करने से क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। जो ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, मान लो ये ज़्यादा है, ये शिफ्ट हो जाए कितना से, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी और म्यू 2 माइनस 1 इंटू -1 इन T2, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, तो भी सब कुछ वहीं पर रह जाएगा, पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न वहीं रह जाएगा, सब कुछ अनचेंज रहेगा। फ्रिंज विड्थ में तो कोई चेंज कभी भी नहीं होना है, फ्रिंज विड्थ अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा, ऊपर वाला ऊपर की तरफ, नीचे वाला नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, और उसी के अनुसार फ्रिंज पैटर्न भी शिफ्ट होगा। तो बोल सकते हैं कि when when both slits are covered, then shift in the fringe pattern will be d by small d Q1 माइनस 1 इन T1, इधर शिफ्ट कर देगा ऊपर की तरफ, प्लस d बाई स्मॉल डी Q2 माइनस 1 इन T2, और एक इधर शिफ्ट कर देगा नीचे की तरफ, तो नेट शिफ्ट इतना हो जाएगा।
ये वाला शिफ्ट है ड्यू टू अपर शिफ्ट, ये वाला है ड्यू टू, ये वाला शिफ्ट है शिफ्ट ड्यू टू अपर अपर स्लिट, और ये वाला शिफ्ट है ड्यू टू लोअर स्लिट। लोअर स्लिट। इस तरह से बहुत सारा इसमें स्पेशल केस हो सकता है। अभी तक हम लोग स्लिट पे ही सोर्स को मान के चल रहे हैं, अब हो सकता है कि सोर्स कहीं और भी हो, तो उस केस में क्या चेंज आएगा। सारे का कॉन्सेप्ट एक ही है। इनिशियल जो सोर्स है, सोर्स से जो लाइट पहुंच रहा है स्क्रीन तक, वहां से लेकर के डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना है डेल्टा एक्स। और अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलना है तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। मिनिमम इंटेंसिटी मिलना है तो डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। बस ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो इसके बाद हम लोग एक और चीज़ पहले देखते हैं। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक और स्पेशल केस आएगा, डॉट्स मिरर फ्रेशनेस बाय प्रिज्म, ये सब आएगा। उसके पहले हम लोगों को एक चीज़ जानना होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में फेज चेंज कैसे होता है। फेज चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। फेज में चेंज का मतलब क्या है, ये समझ लेते थोड़ा सा। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज पे नहीं डिपेंड कर रहा है। अगर फेज डिफरेंस हो जाता है 0, 2 पाई, 4 पाई, यानी कि 2n पाई, तो इंटेंसिटी क्या मिलता है, मैक्सिमम। और अगर फेज डिफरेंस हो जाता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी कि 2n+1 पाई, पाई का ऑड मल्टीपल, तो इंटेंसिटी क्या मिलता है, मिनिमम। और बाकी बीच में कोई और कंडीशन है तो फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम के बीच में लाई करेगा। और अगर रिफ्लेक्शन होने के चलते फेज ही चेंज हो जाए तो उस केस में क्या होगा, तो पहले समझते हैं। फेज चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। फेज चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। थोड़ा सा इसमें वेव का कॉन्सेप्ट को हम फिर से बता देते हैं कि वेव जब किसी बाउंड कहीं से रिफ्लेक्ट होता है तो उसका फेज चेंज का मतलब क्या है। रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है, रिफ्लेक्शन जब मीडियम चेंज होता है। सेम मीडियम में कभी लाइट या वेव का रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। जब मीडियम या दो मीडियम के बीच के बाउंड्री पर, जहाँ मीडियम चेंज हो रहा है उस बाउंड्री पर क्या होता है, वेव का रिफ्लेक्शन होता है। तो हम लोग स्ट्रिंग से समझेंगे। मान लेते हैं कि स्ट्रिंग, दो तरह का स्ट्रिंग ले सकते हैं। एक स्ट्रिंग का एक एंड फ्री है, वो ओसिलेट करने के लिए फ्री है। फ्री कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर हम एक रिंग लगा दे सकते हैं और इस रिंग को एक पोल में डाल दे सकते हैं। इसको पोल में ये रिंग डाला हुआ है और ये रिंग पोल के अलोंग क्या कर सकता है, ओसिलेट ऊपर नीचे जा सकता है। और स्ट्रिंग का एक एंड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई सोर्स है, जो इस सोर्स क्या कर रहा है, स्ट्रिंग के एंड को ऊपर नीचे ओसिलेट कर रहा है। जब इसमें मान लो कि थोड़ा देर के लिए इसको ओसिलेट करके छोड़ देंगे तो इसमें एक छोटा सा वेव बन जाएगा। तो मान लो कि इसके एक एंड को हम थोड़ा देर के लिए अप डाउन करके ओसिलेट करके छोड़ दिए तो इसमें एक ऐसा वेव बन जाएगा, इसको बोलेंगे वेव पल्स। और कंटिन्यूसली अगर इसको ऑसिलेट करते रहेंगे तो वही वेव पल्स पूरा बनते जाएगा और वेव इसमें चलता जाएगा। वेव यहाँ से हमेशा के लिए एनर्जी हमेशा इसको आगे मिलता रहेगा, तो इस वेव आगे प्रोपेगेट होता रहेगा। लेकिन कुछ समय के लिए मान लो कि हम इसमें एक वेव पल्स जनरेट करा दिए, तो एक वेव पल्स ऐसा जनरेट करवा दिए। ये वेव पल्स अभी मान लो कि इधर ट्रेवल कर रहा है, यही वेव पल्स और आगे बढ़ेगा। तो कुछ स्ट्रिंग, जब ये वेव पल्स आगे बढ़ेगा तो स्ट्रिंग के इस पोर्शन पे पहुंचेगा, सभी पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देगा और स्ट्रिंग का शेप यहाँ पर ऐसे हो जाएगा।
अभी भी रिंग क्या है, अभी वेव पल्स दूर है, तो रिंग जहाँ है वही ना रहेगा। और ये वेव पल्स मान लो कि चलते हुए पहुंच जाए रिंग के पास, रिंग के पास चल जाए, तो रिंग को क्या करेगा, जब ये वेव पल्स देखो यहाँ पहुंचा, तो इस पार्टिकल को क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया। वही वेव पल्स जब रिंग के पास पहुंचेगा तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ इतना है, तो इतने एम्पलीट्यूड तक इसको, इतने डिस्टेंस तक उसको ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर जब ये मान लो कि ऐसे पहुंचा, तो रिंग हो जाएगा डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और यही वेव फिर यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस भी लौटेगा। रिफ्लेक्ट होके वापस लौटेगा तो किस शेप में लौटेगा, क्या इसका शेप जब रिफ्लेक्ट होकर लौटेगा तो सेम शेप रहेगा कि उल्टा हो जाएगा। तो इस केस में जब ये लौटेगा, अब रिंग मान लो कि पुराने पोजीशन पर आ गया और यहाँ से वेव पल्स आया है और इस पोल रिंग से टकरा करके वापस रिटर्न हुआ, तो रिटर्न होगा तो जैसा शेप था उसी शेप के साथ वो लौटेगा, उल्टा नहीं होगा। रिफ्लेक्शन तो वेव का हो ही गया, वेव आया था और रिंग के बाद टकरा करके वापस उस मीडियम में लौट गया। जैसे लाइट इधर से आया और इस बाउंड्री से टकरा करके उसी मीडियम में चला तो रिफ्लेक्शन हुआ। उस तरह से वेव आ रहा था स्प्रिंग से और यहाँ पर रिंग मिला, रिंग से टकराने के बाद या इस पोल से टकराने के बाद वापस लौटा, जिस शेप में आया था वैसा ही शेप में लौट गया। लेकिन दूसरा केस देखो, अगर ये स्ट्रिंग ऐसा होता और स्ट्रिंग का ये एंड क्या होता, फिक्स्ड होता, स्ट्रिंग को हम क्या करते, इस पोल पे इसको बांध देते, फिक्स कर देते, ये मूव नहीं कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है। अब इसमें हम लोग थोड़े समय के लिए इसको अप डाउन करके छोड़ दिए तो एक वेव पल्स इसमें ऐसा जनरेट हो गया और वेव पल्स आगे बढ़ेगा। ये वेव पल्स आगे बढ़ेगा तो मान लो किसी समय में यहाँ पहुँचा, ये वाला इंड क्या है, फिक्स्ड है, ये तो मूव नहीं कर सकता है। यही वेव पल्स पहुँचेगा इस इंड पर तो क्या होगा, इस इंड पे पहुँचेगा, क्या इस इंड को वेव पल्स डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमेशा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, जीरो होना है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, क्योंकि इस वेव के द्वारा जब ये वेव जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, वेव तो इसको डिस्प्लेसमेंट देगा ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो होना है, क्योंकि जो वेव यहाँ से इंसिडेंट हुआ वही इधर से कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों का सम होगा। एक क्या कर रहा है, एक इंसिडेंट वेव इसको डिस्प्लेसमेंट ऊपर दे रहा है, तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे देगा। मतलब क्या हुआ कि जब ये वेव लौटेगा तो वो लौटते समय शेप उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दोनों को लाकर जोड़ दो, कुछ पार्ट मान लो कि इसका यहाँ पहुंचा, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है, एक डिस्प्लेसमेंट दिया है ऊपर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट दिया है नीचे, तभी ना इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो जब ये इंड फिक्स्ड है तो जिस शेप का वेव आ रहा है उसका क्या हो जा रहा है, इन्वर्सन हो जा रहा है। और जब ये इंड फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है, तो उस केस में क्या हो रहा है, शेप जिस शेप का आ रहा है उसी शेप में लौट जा रहा है। तो दो तरह का बाउंड्री यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक बाउंड्री ऐसा है जो कि मूव करने के लिए फ्री है तो ये फ्री बाउंड्री, और एक ऐसा बाउंड्री जो कि फिक्स्ड है, रिजिड है, तो वो रिजिड और फिक्स्ड बाउंड्री। तो जब फ्री बाउंड्री पे वेव आएगा तो वेव उसी शेप में लौट जाएगा, और जब फिक्स्ड बाउंड्री पे वेव आएगा तो उसका हो जाएगा इन्वर्सन, यानी कि उस केस में फेज में चेंज होगा। जैसे देखो इसका और इसका फेज क्या है, सेम है। फेज बोलने का मतलब क्या है कि जब ये वेव डिस्प्लेसमेंट दिया है ऊपर, तो जो लौट के जा रहा था रिफ्लेक्टेड वेव वो भी डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहा है, ऊपर। लेकिन यहाँ देखो इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहा है, नीचे। दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर फेज में क्या है, इसका फेज अगर फाई है तो इसका फेज कितना है, अपोजिट होने का मतलब क्या है फेज में, अगर एक कोई सर्कल में घूम रहा है तो एक इधर जाएगा दूसरा उसके अपोजिट होगा, तो एंगल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसका फेज अगर फाई है तो इसका फेज कितना हो गया, फाई प्लस 180 डिग्री। और यहाँ पर इसका फेज अगर फाई है तो इसका फेज क्या है, फाई ही है। बस तुमको याद रखना दो चीज, कि अगर ऐसे बाउंड्री पे वेव का होता है रिफ्लेक्शन, ये बाउंड्री कौन सा है, फिक्स्ड बाउंड्री, सॉरी फ्री बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री और फ्री बाउंड्री, इसमें फेज क्या रहता है, अनचेंज्ड।
और अगर होता है फिक्स्ड रिजिड बाउंड्री, तो ऐसे केस में फेज का वेव का रिफ्लेक्शन होता है, तो फेज क्या होता है, एक 180 डिग्री से चेंज होता है। बस फेज चेंज हो सकता है 180 से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा चेंज। फेज या तो सेम रहेगा या 180 से चेंज होगा। तो दो तरह का यहाँ पर मीडियम है। पहला केस, दो तरह का बाउंड्री है। केस 1, ये वाला बाउंड्री है फ्री बाउंड्री, फ्री बाउंड्री। और तो क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। और ये वाला है फिक्स्ड बाउंड्री, केस 2, ये है फिक्स्ड बाउंड्री और रिजिड, रिजिड बाउंड्री। ये है इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, इधर से वेव इंसिडेंट हो रहा है। और ये वाला है रिफ्लेक्टेड वेव। और इंसिडेंट वेव, और ये है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड याद हो गया ना सबको, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में फेज रहेगा अनचेंज्ड कौन सा बाउंड्री में, फ्री बाउंड्री में। और फेज 180 चेंज हो जाएगा फिक्स्ड बाउंड्री में। तो रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट को याद रखेंगे। व्हेन लाइट भी वेव है, और लाइट का जब रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ भी फेज चेंज हो सकता है। किस केस में चेंज होगा, जब बाउंड्री होगा रिजिड। रिजिड का मतलब यहाँ पर क्या है, जो ज़्यादा डेंस है। लाइट के लिए रिजिड का मतलब वही ना होगा, ज़्यादा डेंस। केस लाइट के केस में फेज चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे देखो, इस तरफ एक मीडियम है, इस तरफ म्यू क्या है, मान लो एयर है, एयर। सबसे सिंपल एग्जांपल ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मिरर है, कोई मिरर है, मान लेते हैं कि मिरर है, और इस तरह से मिरर का ये रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव सरफेस है, मिरर। ठीक है, मिरर का ये मीडियम कौन सा है, ग्लास है, ग्लास है। और ऊपर में मीडियम कौन सा है, एयर है। और लाइट का रिफ्लेक्शन जब होता है ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन में, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन में, तो क्या होता है, लाइट एयर से आ रहा है किस सरफेस पे, एयर से आ रहा है ग्लास मीडियम में, और लाइट का यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट हो गया रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, पहले किस में से आ रहा था, इंसिडेंट रे किस में था, एयर में। और एयर से आया है किस मीडियम में, ग्लास में। हमेशा रिफ्लेक्शन होता है दो मीडियम के बाउंड्री पर। ये जो बाउंड्री है, देख लो बाउंड्री यहाँ पर है एयर और ग्लास का, एयर ग्लास का बाउंड्री है ये वाला, ये वाला है लाइन कौन सा, बाउंड्री, बाउंड्री है एयर और ग्लास का, यह है बाउंड्री।
बाउंड्री पर ही रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि मीडियम में चला जाएगा। तो यहाँ से बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन होना है। तो जब रिफ्लेक्शन हो रहा है एयर से ग्लास में जाते समय, तो ये वाला बाउंड्री किस तरह का बिहेव करेगा? फ्री की रिजिड? रिजिड बाउंड्री की तरह, क्योंकि टेंसर है। रिजिड का मतलब क्या है? जो भारी है, जो मूव नहीं कर सकता है, फिक्स्ड है। तो एयर और ग्लास की तुलना में कौन रिजिड है? ये रिजिड हो गया ना। तो लाइट आ रहा है, ये बाउंड्री हो गया रिजिड बाउंड्री की तरह। तो रिजिड बाउंड्री में फेज क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। तो अगर इंसिडेंट वेव का फेज फाई है, तो रिफ्लेक्टेड का फेज क्या होगा? फाई प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है। तो ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन जो हम लोग जानते हैं कि मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो मिरर वाला जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें फेज क्या होता है? 180 डिग्री से चेंज होता है। तो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन, मतलब कि एयर से ग्लास में आ रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस केस में फेज 180 डिग्री से चेंज होता है। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, फेज ऑफ लाइट changes by 180 degree due to reflection. 180 degree to रिफ्लेक्शन। ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन बोलने का मतलब एयर क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये क्या है? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा लो से हाई में जाते समय, तो फेज 180 डिग्री से चेंज होगा। और इसी को याद कर लो दूसरी तरह से, ये वाला है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये मीडियम कौन सा है? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये दोनों का क्या है? बाउंड्री। ये बाउंड्री इस समय किस तरह से एक्ट करता है? जब लाइट आ रहा है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, ये बाउंड्री एक्ट करेगा लाइक रिजिड बाउंड्री। और उस केस में लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका फेज 180 डिग्री से चेंज कर जाएगा। इसका फेज हो जाएगा रिफ्लेक्टेड का फाई प्लस पाई। अब जैसे मान लो कि इस मीडियम का म्यू है 1.5 और इधर मीडियम है उसका म्यू है 1.8, ठीक है। और ये क्या है? दोनों का बाउंड्री है। अगर मान लेते हैं कि लाइट इंसिडेंट हो रहा है ऐसे, म्यू इक्वल्स टू 1.5 से आ रहा है, और यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल टू द बाउंड्री। तो लाइट का क्या क्या होता है? लाइट क्या के साथ क्या क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। दोनों चीज़ एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दो चीज़ एक साथ हो सकता है। लाइट जो ऐसे आया है उसका कुछ परसेंट मान लो कि दूसरे मीडियम में चला गया, दूसरे मीडियम जाएगा तो ये कौन सा है? डेंसर है। तो रेयर से डेंसर में आता है तो क्या होता है? नॉर्मल की ओर बेंड करता है। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। ये हो गया कौन सा वेव? रिफ्रैक्टेड। और कुछ चला गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया सेम मीडियम में, ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्टेड। और ये है इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट रे, ये वाला है इंसिडेंट इंसिडेंट। और ये है रिफ्रैक्शन के चलते ये दूसरे मीडियम में चला गया, ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड। और ये सेम मीडियम रिटर्न हो गया, तो ये वाला हो गया रिफ्लेक्टेड। अब बताओ, इस इंसिडेंट वेव का फेज फाई है। जब ये इस वेव का कुछ परसेंट मान लो कि 100 में से 80% इसमें चला गया, तो इस रिफ्रैक्टेड का फेज क्या रहेगा? फेज में कोई चेंज हुआ कि नहीं होगा? फेज चेंज केवल होता है रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में फेज चेंज नहीं होता है, तो फेज रह जाएगा सेम। और यहाँ फेज क्या होगा?
चेंज होगा ना। लो से हाई में आते समय रिफ्लेक्शन हुआ है बाउंड्री पर, यहाँ इसका फेज क्या हो जाएगा, हाई प्लस पाई हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझ लो, इस बात को ऐसे समझ लो, जैसे ये बाउंड्री है, म्यू बराबर कितना है 1.5, यहाँ म्यू बराबर कितना है 1.8, और वेव मान लो कि ऐसे आ रहा है, इस तरह का वेव आया था, ऐसे आया था, ठीक है। और इसमें से कुछ जो है वो लौट जाएगा, कुछ लौट जाएगा। अभी देखो किस बाउंड्री पर ये शेप कैसा था इसका, ऐसा शेप था। और जब ये यहाँ पर इस दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसके शेप में कोई चेंज होगा, इन्वर्सन नहीं होगा, जैसा था उसी शेप में ये दूसरे मीडियम में क्या होगा, चला जाएगा। लेकिन यहाँ जो रिटर्न होने वाला है, ऐसा नहीं कि इस इन्वर्सन नहीं, इसका क्या होगा, जो रिटर्न होगा उसका फेज 180 चेंज हुआ, तो ये जो प्लस है वो यहाँ पर रिटर्न होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस होकर रिटर्न होगा। तो रिटर्न वाले का ऐसा दिखाते हैं, जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो ऐसे लाइट आया था, ऐसे लाइट आया था और ऐसे चला गया, तो इसका शेप हो गया इन्वर्टेड, इसका शेप इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ऐसा कर दो। ऐसे देखो ये दे रहा डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या देगा नीचे। इसका जो शेप ऐसा था रिफ्लेक्शन होने के चलते उल्टा हो गया, और इसका क्या रहा, जो जो शेप जो था वही वेव आगे बढ़ा है, इसके फेज में कोई चेंज हुआ है, इसका फेज में कोई चेंज नहीं रहा, फेज क्या रहा, सेम रहा। इसका तो उल्टा हो गया, 180 डिग्री से उल्टा हो गया, इसका फेज क्या हो गया, हाई प्लस पाई हो गया। याद रखना है कि रिफ्लेक्शन में केवल होता है फेज में चेंज कब, जब लो से जाएगा हाई में, और इसमें रिफ्लेक्शन में कभी फेज चेंज नहीं होता है। फेज चेंज केवल एक ही केस में होता है, इन रिफ्रैक्शन, इन रिफ्रैक्शन there will there will be no phase change, कोई फेज चेंज नहीं होता है रिफ्रैक्शन में।